कोई इंसान बहुत अकेला है, उसके लिए वर्ल्डली प्लेजर्स का मतलब ही मैस्टरबेशन हो गया सारा का सारा, और तभी वो एडिक्ट हो गया मैस्टरबेशन एडिक्ट, राइट? धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम सेक्स, सिर्फ काम सेक्स नहीं है, काम मीन्स प्लेजर्स। सेक्सुअल प्लेजर के साथ साथ वर्ल्डली प्लेजर्स भी आते हैं काम। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमारे आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद आता है। क्यों? क्योंकि चरक कहते हैं ब्रह्मचर्य, सुश्रुत कहते हैं अब्रह्मचर्य। अच्छा, ये अब अब्रह्मचर्य क्यों कहा गया है? इसका अर्थ ये नहीं हम लेंगे कि भाई आप मास्टरबेट ही करवाएंगे पेशेंट को, नो। तो आप 40 दिन आप कह रहे हो कि बेसिकली इसको लग जाता है। हाँ, कुछ आचार्य बताते हैं 40 डेज, कुछ आचार्य बताते हैं 11 डेज, कुछ आचार्य 7 डेज भी बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्राइम धातु है। कई नाड़ी विशेषज्ञ ये तक बता देंगे आपने सुबह क्या खाया, आपने कल डाइजेशन खाया, आपके अंदर डिजीज कौन सी है, आपको ये चीजें होती हैं, वो वात पित्त कफ का तारतम्य करके वो देख के बता सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो ब्रह्मचर्य है और जो डाइजेशन है, सर इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में? बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। देखो, अच्छा, ब्रह्मचर्य रिलेशनशिप, ओके। हाँ, जा सकता तो है। डॉक्टर साहब, अब इस पे एक सवाल मेरा ये है, जैसे अभी तक आपने बात की, आपने बड़ा एम्फोसिस डाला कि दोष के बारे में, कि अगर हम अपने दोष के अकॉर्डिंग चीज़ होगी, सब चीज़ दोषों के अकॉर्डिंग होगी तो सिस्टम ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई इंसान खुद अपने दोष पता लगा सकता है? किसी कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन प्रैक्टिशनर वही बता पाएंगे? खुद भी पता कर सकते हैं ना। लेकिन मेरे ख्याल से ये बात एक्सपीरियंस की है ना, जो जितना अच्छे से देख रहा है, जितना टाइम से वो उतना अच्छे से बता पाए। देखो मैं आपको बताऊं, अगर हम एक जर्नल ऐसे ही मैं एक लेमैन, हाँ एक बिल्कुल ऐसे जाके देख के जो देखने वाले उनको आइडिया लगे कि कौन सा दोष हो सकता है। भैया एक कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक, और वहीं पर एक सिंपल एक डॉक्टर है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर की उसने जितना स्टडी किया हार्ट के बारे में, और उसने जितनी बार सुना है, ऑस्कल्टेट किया है पेशेंट की हार्ट को, और वहीं पर एक मतलब कि कार्डियोलॉजिस्ट है जो स्पेसिफिकली एमडी है, और स्पेसिफिकली उसने डीएम किया है या डीएनबी है उसके पास जो हार्ट रिलेटेड है, लेकिन उसने पेशेंट्स को ऑस्कल्टेट कम किया है। तो ज्यादा अच्छे से कौन जाने, ज्यादा अच्छे से कौन जाने, तजुर्बा। ऐसे ही नाड़ी विज्ञान, हमारे कई ऐसे इतने बढ़िया आचार्य हुए हैं, अभी भी आज की डेट में भी कई सारे ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने हजारों लाखों नाड़ियां देखी हैं। तुमको तो कितने अच्छे से आ जाता होगा, कितना अच्छा, वो जैसे नाड़ी देखकर कई तो ये भी बता देते भैया आपका ये लेवल है, आपने ये किया है, ऐसा है, आपने सुबह क्या खाना खाया। कई नाड़ी विशेषज्ञ ये तक बता देंगे आपने सुबह क्या खाया, आपने कल डाइजेशन खाया, आपके अंदर डिजीज कौन सी है, आपको ये चीजें होती हैं, वो वात पित्त कफ का तारतम्य करके वो देख के बता सकते हैं। अच्छा, एज्यूम करके। तो ये डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा इसको गो थ्रू किया है, कितना ज्यादा इसको स्टडी किया है। तो चलो एक बात तो मान लेते हैं कि जो भी, हाँ एक बात तो मान लेते हैं कि जो भी हमारे मतलब दर्शक हैं, जो व्यूवर हैं, ये हमारे किसी की उतनी एक्यूरेसी से बता नहीं पाएंगे किसका कौन सा दोष है। मतलब मे भी हल्का सा कुछ आइडिया लग जाए, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से इतनी अच्छी नहीं होगी कि हमें कोई फायदा पहुंचा सके। तो गौतम जी, कोई ऐसा टेम्पलेट्स आप बता सकते हो कि अगर जो कोई एक रैंडम इंसान देख रहा हो कि अगर उसको क्या क्या हो रहा है, मान के चलो हम पेट के इश्यूज के बारे में बात करते हैं, पेट के इश्यूज मेजर क्या आ रहे हैं आजकल? आईबीएस लोगों को बहुत हो रहा है, और वो क्रॉनिक जो एंटीबायोटिक यूसेज से बहुत ज़्यादा हो गया। लोगों को कॉन्स्टिपेशन बड़ी होती है, बर्पिंग बड़ी होती है, एसिडिटी बड़ी होती है। तो मैं कह रहा हूँ इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को मान के चलिए कॉन्स्टिपेशन बड़ी होती है, तो क्या किया जा सकता है? या हम आदतों की बात कर रहे हैं सर, हम मेडिसिन या औषधि की बात नहीं करेंगे। क्या आदतें हो सकती हैं, या वो क्या गलत कर रहे हैं जिससे वो चीज़ ज़्यादा हो रही है? जैसे अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो मुझे वो आदतें रोकनी है जिनसे मेरी कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बढ़े, राइट? और मुझे देखना वो है कि कौन सी आदतें इसको कम करते हैं। तो मतलब ऐसा कोई टेम्पलेट्स हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब आपने बात की है कॉन्स्टिपेशन की, तो मैं कॉन्स्टिपेशन पे चलता हूँ। ठीक है। अब देखिए, जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है ना कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट लेके जी, तो उससे मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण ये होता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। ट्रू। अब ऑब्वियस आपकी एक बॉडी क्लॉक बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ भाई कॉन्स्टिपेशन कब से है। वहाँ से मुझे बहुत चीज़ों का पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन कब से है। अगर तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है जी, और एक हो गया अक्यूट वाले आगे 2-3 दिन में ही शुरू हुई है, 4-5 दिन में। क्रोनिक वाले आगे मेरे को वही 5-6 महीने से सर मेरे को रहती है, साल से रह रही है कॉन्स्टिपेशन, 2 साल से कॉन्स्टिपेशन है, फिर बीच में कभी फलाना चूर्ण खाता हूँ। टीवी में आते हैं ओटीटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पेट सफ़ा, कायम चूर्ण, पता नहीं क्या क्या, ये खा लेता हूँ। कोई पूछ के आते हैं भाई ये त्रिफला खा लेता हूँ, ये खा लेता, फिर ठीक हो जाता है, फिर होती है। मैं पूछता हूँ भाई काम क्या करते हो? तो आजकल वैसे ही सारे मोबाइल युग है, ये है वो है, तो कई कहते हैं सर मेरी ना नाइट शिफ्ट्स होती हैं। वो तो बड़ा एक इशू वाला काम होता है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं,
और मेरे को कई बार जेट लैग होता है, क्योंकि कई बार मेरे एक हफ्ते मेरी नाइट में शिफ्ट चल रही है, एक हफ्ते मेरी वेट में शिफ्ट चल रही है, एक हफ्ते मेरी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो मेरा ऐसा होता है भाई पहले तो यहाँ पकड़ा गया। तो जब भी देखो आयुर्वेद का प्रयोजन है, ठीक है, प्रयोजन के बाद और आयुर्वेद के ना 3 उपस्तंभ हैं। 3 उपस्तंभ क्या हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्तंभ आ गए। अच्छा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। 3 स्तंभ आ गए। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ है बॉडी में, तभी बॉडी टिकी है भैया। मैं कोई ऐड देख रहा था, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा किसकी ऐड है वो, वात पित्त करे खंड खंड। अरे भैया खंड खंड का अर्थ क्या है यहाँ पर? खंड खंड क्या तोड़ रहे हो वात पित्त कफ को? वात पित्त कफ थोड़ा बॉडी के ही, हमें तीनों चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक को निकाल दिया, एक को निकाल दिया, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। दोष धातु माला मूलम ही शरीरम, शरीर तभी है अगर ये तीनों है। तो तारतम्य उसको आप बैलेंस करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर डाइट। आहार और विहार से उसको बैलेंस किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ ऋतु, विद द हेल्प ऑफ टाइम उसको बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक होना है वो होना ही है। अब जैसे यहाँ कॉन्स्टिपेशन की बात चल रही थी ना, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर वो कभी रात को सो रहा है, कभी नहीं सो पा रहा है, कभी दिन को सो रहा है, मतलब उसकी नींद कंप्रोमाइज हो रही है, तो सबसे बड़ा इशू तो है ही है। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य में से निद्रा कंप्रोमाइज हो रही है। बढ़ाएगा क्या? वात। ठीक है, वात बढ़ा। और जब वात बढ़ेगा इसमें वो क्या करेगा? वात बढ़ेगा तो सबसे पहले वात बढ़ने की वजह से क्या होगा, नींद जो उसकी अगर डिस्टर्ब हो रही है ना, उसको इंसोम्नियोमैटिक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। वो वात बढ़ने से हो रहा है। वात बढ़ने से। और वात क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नींद ढंग से नहीं है। नींद ढंग से नहीं, और उल्टा वो नींद और खराब करेगा। और खराब करेगा। दूसरा, उसका जो जीर्ण है, जो डाइजेशन है, वो गड़बड़ हो जाएगी, उसको भूख प्रॉपर नहीं लगेगी वात बढ़ने की वजह से। रात को सो नहीं पा रहा, निद्रा प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो स्ट्रेस लेवल क्या हो, बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। फाइट और फ्लाइट और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है वो मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर उसके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो टाइम टू टाइम, तो अपने भाई बॉडी क्लॉक है, जब उसको पता है वो दिन को 2 बजे खाना खाता है, तो 2 बजे तो अपना गैस्ट्रिक सिक्रेशन 2 बजे ही नहीं होगी, वो तो 1-1.5 बजे से होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की सिक्रेशन, क्योंकि उसको पता है 2 बजे खाना पड़ना है। तो डॉक्टर साहब ये बात बड़ी जरूरी है ना, तभी टाइमिंग खाना, टाइमिंग खाने का टाइमिंग बड़ा जरूरी है। की फैक्टर, टाइमिंग इज द मेन फैक्टर। भाई अगर हम टाइम प्रॉपर नहीं देते हैं अपने खाने को, भाई मैंने बोला ना आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए खाना खाने का। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अब जैसे नाइट शिफ्ट्स में अपने ऑफिस में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वहाँ क्या मिल रहा है खाने में? प्रोसेस्ड खाना मिल गया है, कुछ भी हो गया, बर्गर, फास्ट फूड। फास्ट फूड का अर्थ क्या हुआ? जो जल्दी इजीली इंस्टेंट बन रहा है, गंदा खाना, इंस्टेंट बन रहा है। गंदा खाना नहीं बोलूंगा मैं, कहूँगा इंस्टेंट खाना। प्रॉपर संस्कार नहीं हुआ है। हाँ सही या अपना अच्छा, संस्कार नहीं हुआ खाने का, प्रॉपर संस्कार नहीं हुआ है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, और मैदे की आइटम ज्यादा है, और वो भी रात को। और कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ें, अगर नॉन वेज भी डाल रहे हो, ये भी डाल रहे हो, वो भी डाल रहे हो, तो प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो गई। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इनटेक कितना होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रोटीन सबसे लेट डाइजेस्ट होता है भैया जी। और रात को जब आप सो रहे हो, जब 2-4 घंटे का नींद है, डाइजेशन हुई नहीं है प्रॉपर, ठीक है, और आप उधर से सो गए हो, तो फूड जो होगा वो एक्यूमुलेट हो गया, वात क्या हो गया? क्योंकि निद्रा और खराब हो गई और वात ऊपर हो गई, वात ऊपर हो गया, ठीक है, अनिद्रा भी हो रही है, तो होगा क्या? कॉन्स्टिपेशन। राइट। मतलब वो एक डेफिनेटली एक मेजर रीजन है, क्योंकि इससे स्ट्रेस भी तो बढ़ गया है ना डॉक्टर साहब, पूरा स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर आज की डेट में, अगर हम देखा जाए तो जी। ऊपर से उसका सारा का सारा फूड इम्बैलेंस हुआ है, खाने का सिस्टम सारा खराब हुआ है, तो कहाँ से उसकी कॉन्स्टिपेशन? अब यहाँ पर आप क्या करोगे? एलोपैथ वाले या मॉडर्न वाले क्या करेंगे? ले भाई फलाना डल्कोलेक्स खा ले, लैक्सेटिव खा ले, ये खा ले, वो खा ले, इससे ज्यादा क्या देंगे? लेकिन रूट कॉज तो एड्रेस नहीं हुआ। वो है खाने का गलत टाइमिंग, लेट खाना, नींद कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर साहब एक ना इस पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब क्या है, जैसे जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो मोस्टली लोग स्ट्रेस को एक स्ट्रेसफुल इवेंट से मतलब रिलेट करते हैं कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं हुआ तो स्ट्रेस तो है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पूरा वॉल्यूम ऑफ काम का, जैसे मुझे कई बार 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है, तो वो भी तो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो आयुर्वेद में स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया गया? और मुझे एक बाइट से इन्फॉर्मेशन बताइए ताकि जो देखें उनको समझ आए कि भाई ठीक है, अब मेरा स्ट्रेस बढ़ गया तो मेरी बाकी चीज़ों में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगेन फाइट और फ्लाइट जब कॉन्स्टेंटली एक्टिव है तो आपका रेस्ट और डाइजेस्ट तो मतलब इनएक्टिव रहेगा। तो मुझे ये बताइए कि स्ट्रेस को एक सिंपल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे हम, मतलब विदाउट एन स्ट्रेसफुल इवेंट की बात कर रहा हूँ, पर जो ये वॉल्यूम ऑफ वर्क से स्ट्रेस बढ़ता है कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अनुराग जी ऐसा है कि अगेन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस पहले नहीं होता था, लोगों को स्ट्रेस पहले भी था। आपका 2 तरीके हैं यहाँ पर स्ट्रेस को डिफाइन करने के। एक तो आता है बॉडीली स्ट्रेस, ठीक है, एक आता है मेंटल स्ट्रेस, राइट, ठीक है। तो बॉडीली स्ट्रेस भी जो है वो भी आपके दोषों को ऊपर नीचे करेगा, और मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी आपके दोषों को ऊपर नीचे करेगा।
ठीक है जी तो समय अवस्था क्या होती है? समय अवस्था होती है जब इक्विलिब्रियम स्टेट है, वात पित्त कफ तीनों की एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जी तो ये सम अवस्था है। अच्छा है, अब अगर ये सम अवस्था में रह रहे हैं, नॉर्मली बॉडी काम कर रही है, सब कुछ है, अगर हम यहाँ स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस का अर्थ यहाँ कहीं ना कहीं वात का एग्रीवेशन होना होता है। वात और पित्त दोनों एग्रीवेट होते हैं क्योंकि कफ कहीं ना कहीं स्ट्रेस को रिलीज डाउन करता है। अच्छा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल एक कोट करना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने पढ़ा भी है इस बारे में काफ़ी सारी बुक्स में, रिसर्च वगैरह में। आपने देखा होगा कई लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं, जिनको रात को नींद नहीं आती है। हाँ बिल्कुल, वो तो समझ ही आया क्यों है ना, डाइजेशन गड़बड़ है। हाँ। और रात को वो ओवर ईट करते हैं, उनको रात को कहते हैं यार हमें, मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं इंसोम्निया के, वो कहते हैं सर हमें रात को कुछ खाना पड़ता है, और स्पेशली हमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की, राइट, मधुर रसात्मक आहार खाने की। मतलब उनके ब्रेन को क्या चाहिए वहाँ पर? डोपामिन का स्पाइक चाहिए, एक बेसिकली स्पाइक चाहिए, और कहीं ना कहीं ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए ताकि डोपामिन का थोड़ा स्पाइक मिले जी। और मेलाटोनिन भी कहीं ना कहीं वहाँ पर रिलीज हो रहा है ताकि उनको नींद आ जाए उससे, क्योंकि इंटरलेटेड ही है, इंटरलेटेड है उसके साथ। और शुगर कंटेंट वो ज़्यादा लेना, रात को मीठा, सर मीठा 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 खाना, मीठा खाना, मीठा खाना। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता, आयुर्वेद कहता है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। मतलब आप जब भी आहार रस ग्रहण करते हो, पहले मधुर और अम्ल लवण इस तरह के रस को ग्रहण करो। ओके। कटु तिक्त कषाय लास्ट में आए। कटु तिक्त कषाय जो है वो जो आहार का जो कंपोनेंट है वो बाद में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने मेरे से बात कही स्ट्रेस की, तो फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म जो हम बात करते हैं, ये फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म कहीं ना कहीं हमारे वायु के साथ ही कनेक्टेड है, बिल्कुल लिंक्ड है वायु के साथ। क्योंकि वात क्या है? चलायमान, वायु रुकता नहीं है, वायु जहाँ रुका उसने डिजीज कॉज करनी है। मैं यहाँ पर वायु की इंपॉर्टेंस आपको और बताता हूँ। वायु तंत्र यंत्रधर, प्राण उदान समान व्यान अपान, 5 टाइप्स का है वायु। और वायु तंत्र यंत्रधर, जितना भी आपका शारीरिक तंत्र है, जितना भी शरीर के अंदर यंत्र है, ये सारा का सारा वायु इसको धारण करता है। वायु ही है जो मूवमेंट करवाता है। पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु पंगु मल धातुवा। मतलब पित्त भी पंगु है, लंगड़ा है, चल नहीं सकता। कफ भी लंगड़ा है, चल नहीं सकता। पंगु पंगु मल धातुवा, जो मल हैं और जो धातु हैं, सप्त धातु, वो भी पंगु है, लंगड़े हैं, चल नहीं सकते हैं। प्रोडोमिनेंस किसकी है? वायु की। वायु है वो उनको मूवमेंट कराता है बॉडी में। अच्छा। वायु ही है जो मूवमेंट करवाता है। अगर वायु शब्द का अर्थ देखें, वाह गति गंधन्यो, जो गति का और गंधन करता है। गति मींस मूवमेंट, मूवमेंट करवा रहा है सब कुछ। आपकी बॉडी में हार्मोनल मूवमेंट्स जो भी हो रही हैं, एक हार्मोन अपनी जगह से ट्रिगर होता है, दूसरी जगह जाके काम करवाता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ये वात को बढ़ाती हैं। बिल्कुल, वात को बढ़ाती हैं। और जब वात बढ़ा, वात वैसी स्पीड बाकियों की कंट्रोल करता है या मूवमेंट करता है, तो उससे बाकी दिक्कतें भी होना शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर साहब, आपने एक और बात बोली, आपने ब्रह्मचर्य की भी बात ही बोली। और आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, और ये बड़ी खराब बात है, आजकल पॉर्न कितना फ्रीली अवेलेबल है। और पता डॉक्टर साहब, मैंने आपसे डिस्कस किया ये वाला पार्ट कि कई बार 20-20 साल के लड़के हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं उनको रेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो ब्रह्मचर्य है और जो डाइजेशन है, सर इनका क्या रिलेशनशिप है आपस में? बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है। देखो ब्रह्मचर्य, ओके, हाँ, ब्रह्मचर्य का रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त है। देखो, हम अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो वो कहते हैं भाई जैसे बॉडी के बाकी सेल्स है वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है तो वो निकलेगा, ये होगा, वो होगा। आयुर्वेद ये चीज़ नहीं मानता है। ओके, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं धातुओं पर आता हूँ थोड़ा सा, तभी आपको समझ आएगी। देखो, सप्त धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातु है, सप्त धातु, ठीक है। हमने पहले स्टार्टिंग में कहा आया है, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। दोष धातु मलम, ये 4 मेजर कंपोनेंट हो गए, ठीक है। दोष धातु मल, ये 3 मेजर कंपोनेंट, ठीक है। ये हैं तो तभी शरीर है। अगर ये इनमें से कोई भी गड़बड़ होता है, शरीर नहीं रहा, तो शरीर नहीं रहा, या शरीर डिजीज्ड हो गया, ठीक है। गड़बड़ होगा तो डिजीज्ड होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, रस धातु को कहीं ना कहीं हम प्लाज्मा के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ प्लाज्मा ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसमें लिम्फ भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, काफ़ी कुछ आता है रस धातु में। रस के बाद रक्त धातु, रक्त आपको पता है ब्लड जी। अब ब्लड भी हम देखें तो अपने आप में सिंगल एंटाइटी नहीं है, अगर उसको मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें, क्योंकि ब्लड के अंदर सेल्स भी हैं, बहुत कुछ है, सेल्स भी हैं, सेलुलर पार्ट भी है, एसेलुलर पार्ट भी है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पार्ट भी है, कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक पार्ट भी है ब्लड के अंदर। बिल्कुल। फिर रक्त के बाद मांस, आपके मसल्स। अब मसल्स भी एक तरह के नहीं है, मसल्स में स्केलेटल मसल्स भी हैं, कार्डियक मसल्स भी हैं, राइट, है ना, स्मूथ मसल्स, फाइबर्स भी हैं। अब कहने का अर्थ क्या है कि सारे के सारे मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी है। जैसे वो हार्ट वाला आ गया,
लंग्स वाला आ गया। अभी तक हम इतना डिस्कशन किए, हम गिने कि भाई हम कितनी सांस लिए, लेकिन ले रहे हैं, चल रहा है ना। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपका मांस आ गया, फिर मेद आ गया। मेद मीन्स योर फैट्स। अब ये मेद, अगर हम इसको सिर्फ फैट बोलें तो फैट के भी देयर आर सो मेनी टाइप्स, पॉलीसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, बड़े किस तरह के फैट्स हैं। तो ये सारी की सारी एंटाइटी हम मेद में लेते हैं। अस्थि, योर बोन्स। अब बोन्स भी यहाँ पर बड़ी टाइप्स की बोन्स हैं, आयुर्वेद ने भी बॉडी टाइप्स की बोन्स बताई हैं। तो ये बेसिक सारी धातुएं होगी हमारी, धातुएं, ठीक है। बोन्स, अस्थि आ गई, उसके बाद मज्जा, दैट इज मैरो। अब मैरो की भी टाइप्स हैं, येलो मैरो है, रेड मैरो। अच्छा, वो भी बताओ। ये सारी पार्ट होंगे धातु हो गए, धातु, ठीक है। और मज्जा के बाद आता है शुक्र, मतलब स्पर्म, नॉट एग्जैक्टली स्पर्म। अच्छा। अब यहाँ पर भी बहुत चीज है, क्योंकि अगर हम शुक्र सिर्फ स्पर्म ही बोले, नो, ऐसा नहीं होता। okay. शुक्र जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है। तो डॉक्टर साहब, स्पर्म के अलावा क्या और शुक्र क्या हो गया? देखो, जब हम अगर एक सेमिनल फ्लूइड की बात करें, जी, सिंपल जो जॉइंट्स में होती है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल नहीं, सेमिनल। अच्छा, सेमिनल, ओके। यहाँ मैं साइनोवियल फ्लूइड नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल जो सीमन जिसको कहते हैं, दैट इज सेमिनल फ्लूइड। वो जो सेमिनल फ्लूइड है, क्या उसमें सिर्फ स्पर्म्स है? नहीं, और क्या है? प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं उसके अंदर, ये है, वो सारा का सारा शुक्र धातु में आता है। अब मॉडर्न वाले कहते हैं भैया ये तो निकलेगा, हर बार बनेगा। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद के कुछ आचार्य कहते हैं कि भाई इसको 40 डेज लगते हैं बनने में, क्योंकि लास्ट धातु है ये। अच्छा, इसीलिए क्योंकि सबसे पहले जब भी आहार का डाइजेशन होता है आयुर्वेद में, तो आहार से जो है प्रसाद अंश बनता है। आहार से प्रसाद अंश बनता है। वो जो प्रसाद अंश है, वो जो प्रसाद बनता है आहार का, आहार रस जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले उससे रस धातु की उत्पत्ति होती है। वो जब रस, मतलब कि अब वो व्यान वायु उसको पूरे शरीर में घुमा रही है आहार रस को, तो रस धातु में रस धाताग्नि होगी, रस धात्वाग्नि, वो उससे, उस आहार रस से प्रसादांश लेके अपना रस धातु बनाएगी। धारण भी कर रही है, जो बना हुआ है उसको भी ठीक कर रही है, और उसका पोषण भी कर रही है, उसको फर्दर बना रही है। ठीक है। अब जो बचा आहार रस, वो आगे जाके रक्त धातु में पहुंचता है जब, तो रक्त धातु में क्या है? रक्त धात्वाग्नि है। वो जो अग्नि है वो क्या कर रही है? उससे रक्त बना रही है। ठीक है। ब्लड भी बना रही है, और ब्लड को धारण तो कर रहा है ना ब्लड जी, ब्लड का जो वेयर एंड टेयर भी करवा रही है, और फर्दर और भी बना रही है। ऐसे रस, रक्त, मांस, मेद, सारे के सारे टिश्यूज रिपेयर भी हो रहे हैं और नए भी बन रहे हैं। लेकिन जब हम शुक्र में पहुंचते हैं लास्ट में, तो अब 40 दिन आप कह रहे हो कि बेसिकली इसको लग जाता है। कुछ आचार्य बताते हैं 40 डेज, कुछ आचार्य बताते हैं 11 डेज, कुछ आचार्य 7 डेज भी बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्राइम धातु है। एक डॉक्टर साहब, इस पे ना मतलब आपने बड़ी अच्छी चीज बताई, और कहीं ना कहीं मैं इंक्लाइंड हूँ 7 डेज वाली बात में, बताता हूँ क्यों। अब एक चीज कहना तो सही रहेगा कि अगर किसी को पेट का इशू है तो ब्रह्मचर्य का पालन कुछ किसी कैपेसिटी में करना सही रहेगा। जैसे अगर किसी को मास्टरबेशन या मैथुन की आदत रेगुलरली कर रहा है, दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। अब लेकिन एक चीज और है डॉक्टर साहब, जैसे क्या है, जो हमारा फाइट और फ्लाइट है, ठीक है, जब अगर ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव है, हम ये देखते हैं कि जैसे एक हमारे क्लाइंट थे, वो काफ़ी टाइम से कोई मास्टरबेशन वाला पार्ट नहीं कर रहे थे, 2-2 महीने हो गए, 3-3 महीने हो गए। थोड़ा अजीब लगता था उस चीज़ के ऊपर, लेकिन उन्होंने ये चीज़ देखी थी, जब वीकली वंस इस टाइप की कोई चीज़ हो गई तो वो एक स्ट्रेस रिलीज करता था और उनकी कॉन्स्टिपेशन बेटर हो जाती थी। तो अब अगर अब देखो, ये बड़ा, आई नो इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है इस चीज़ का, मैं देता हूँ इसका आंसर, सिंपल बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया अपान वायु। अच्छा, वायु की सब टाइप है जी, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, 5 टाइप्स की वायु है। अब जो अपान वायु है उसका मेन स्थान क्या है? पक्वाशय। ठीक है, ठीक। वहीं पर वो क्या कर रहा है? सार कीटर विभाजन भी कर रहा है, मतलब स्टूल्स भी फॉर्मेट कर रहा है, और वाटर का कंटेंट भी वहां पर एब्जॉर्ब करवा के, मतलब वहां पर यूरिन फॉर्मेशन भी करवा रहा है। और शुक्र शोणित को निकालना, ये भी अपान वायु का ही कर्म है, प्राकृतिक कर्म। ओके, जो उसका प्राकृतिक नेचुरल कर्म है अपान वायु का, उसने शुक्र शोणित को भी बाहर निकालना है। शुक्र आ गया आपका सेमिनल फ्लूइड को भी बाहर निकालना है, और शोणित आ गया फीमेल आर्तव या फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, उसको भी उसने बाहर निकालना है। ये भी अपान वायु का कर्म है। लेकिन अब बात आती है आपकी कॉन्स्टिपेशन की, फिर से हम कॉन्स्टिपेशन पर आते हैं। भैया वायु का काम है, उसने मैकेनिकली उसको वहां पर लाया, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन इससे पहले कॉन्स्टिपेशन होने का कारण जठराग्नि भी तो हो सकती है। हाँ, डेफिनेटली। जठराग्नि मींस 13 अग्नियां बताई हैं आयुर्वेद में। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, मैं चलो वो वाला कंपोनेंट अलग है। चलो, जब हम इसी पे बात करते हैं ब्रह्मचर्य की बात पे, तो क्या रिकमेंडेशन हो सकती है आपकी? जैसे अब देखो, किसी को हम ये बोल दें कि तुम मास्टरबेशन बंद कर दो, या मतलब हस्तमैथुन बंद कर दो, ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है।
या कोई किसी को बोले कि तुम बिल्कुल ब्रह्मचारी बन जाओ, हम बोलने को बोल देंगे, लेकिन वी नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है ये करना। देखो सीधी सी बात है, अगर हम यहीं पर जैसे आपने कहा ना हस्तमैथुन, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम जैसे मॉडर्न की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ए मैन क्या है, मतलब मेल जेनिशिलिया वो सब चीजें। हाँ, आएंगे आओ यहाँ पर ग्रो करो, सर्वाइव करो, अपने यंगर वन प्रोड्यूस करो, जाओ, ठीक है, दैट्स इट जी। आयुर्वेद इतना नहीं कहता है, आयुर्वेद कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब ऐशना, इच्छाएं हमारी, ये चीज होनी चाहिए। एक अगर आपने एक मनुष्य का जीवन लिया है, मनुष्य जन्म आपको मिलता है, आपको शरीर मिलता है, और शरीर भी पंच महाभूतात्मक शरीर, और जिसमें चेतना है, जिसमें आत्मा है, और आपको सबसे बढ़िया चीज दी है आयुर्वेद ने, दैट इज बुद्धि। प्रभु ने आपको बुद्धि भी दी है जी। जानवर में बुद्धि नहीं है, चेतना है उसमें, लेकिन बुद्धि नहीं है उसको। लेकिन इंसान, ह्यूमन क्या है बेसिकली, है हम होमोसैपियन ही है, बट विद ए ब्रेन, विद ए माइंड जो सोचता है, विद ए ब्रेन, विद ए ब्रेन जो चीज़ों को इनैक्ट करता है। सोशल एनिमल्स वी आर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अब जैसे आपने कहा, तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप धर्म पे रहो, अर्थ मनी ये भी चाहिए बिल्कुल जिंदा रहने के लिए। धर्म आ गया, अर्थ, काम, सेक्स। सिर्फ काम सेक्स नहीं है, काम मीन्स प्लेजर्स, सेक्सुअल प्लेजर के साथ साथ वर्ल्डली प्लेजर्स भी आते हैं काम, वो भी काम में ही आते हैं, काम में ही आएगा। अच्छा, धर्म अर्थ काम, और अल्टीमेटली क्या चाहिए, साल्वेशन, मोक्ष, तो ताकि इस रीबर्थ के साइकिल से बचें। ये आयुर्वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, नहीं तो ये कोई संत नहीं कह रहा है, ये आचार्यों ने बोला है। पता, अगर इस स्टेटमेंट को बड़े अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, और पता आपने एक इस डेफिनेशन से ना मेरा दिमाग बड़ा खुला, और मेरे को आइडिया आया। अब आपने काम में बात की वर्ल्डली प्लेजर्स की, है ना, तो अगर देखा यह जाए कि कोई इंसान बहुत अकेला है, उसके लिए वर्ल्डली प्लेजर्स का मतलब भी मैस्टरबेशन हो गया सारा का सारा, और तभी वो एडिक्ट हो गया मैस्टरबेशन रेट, राइट। लेकिन अगर उसकी सोशल लाइफ अच्छी है, वो बाकी प्लेजर्स भी ले। देखो प्लेजर्स क्या होते हैं, इंटरेक्शन के, घर वालों से, दोस्तों से कहीं से भी, तो वो, और अगर वो चीजें होंगी तो उसकी डिपेंडेंस या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कम हो जाएगी, दिस इज अ फैंटास्टिक। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये भी चाहिए ना। आप सिर्फ काम के पीछे जाओगे तो धर्म अर्थ कहाँ गए, साल्वेशन कहाँ गए। और काम में भी, काम की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। काम सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर नहीं है, वर्ल्डली प्लेजर भी तो आएंगे भाई। मुझे घोड़ा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। अब पुराने वक्त में गाड़ियां तो नहीं थी, घोड़ा तो था, तो एक बेटर लाइफस्टाइल तो था, राइट, सुखासन। भाई निद्रा के लिए भी आपको सुखासन चाहिए, पत्थर पे थोड़ी सोया जा सकता है। लेकिन इससे ना एक बात तो बड़ी सही वो हो गई कि अगर उस वर्ल्डली प्लेजर्स में से अगर हमारे पास सब काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जो कि बड़े सारे लोगों के बस में है, ऐसा नहीं कि बड़ी महंगी चीज करनी है, कुछ करनी है, तो मैस्टरबेशन पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और फिर मॉडरेशन वाला पार्ट खुद से ही इंप्लीमेंट होगा। बिल्कुल राइट। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, देखो कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन अगेन इंक्रीज योर वात। अच्छा, राइट, वात को फिर से इंक्रीज करेगा। एक्सेसिव ऑफ मैस्टरबेशन कहीं ना कहीं, अगर ठीक हो लिमिट में आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स ए, चलो एक्सेप्टेबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि मॉडर्न साइंस वाले तो कहते हैं कि भाई करो, इसमें क्या है, आपको स्ट्रेस रिलीज करने का इजी है, ये है वो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली बंद करो। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमारे आचार्यों में थोड़ा सा मतभेद आता है। क्यों? क्योंकि चरक कहते हैं ब्रह्मचर्य, सुश्रुत कहते हैं अब्रह्मचर्य। अच्छा, ये अब्रह्मचर्य क्यों कहा गया है? इसका अर्थ ये नहीं हम लेंगे कि भाई आप मास्टरबेट ही करवाएंगे पेशेंट को, नो। अब्रह्मचर्य का अर्थ है कि जब टाइम आता है उसका, जब शादी होती है उस समय आप जरूर करो, अब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। क्योंकि यहीं पर आयुर्वेद ने जब एक शिष्य की बात कही है, जब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, ठीक है ना, वो जब, क्योंकि पहले तो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरुकुल में स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर मास्टरबेशन कोई बर्दाश्त नहीं करता था, और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? मास्टरबेशन करना कहीं ना कहीं आपके ओज को घटाता है, आपके ओरा को घटा रहा है। अगर आप शुक्र धातु का नाश कर रहे हो, क्योंकि सप्तम धातु है, लास्ट धातु बन रहा है पूरा का पूरा, और शुक्र धातु इतना स्पष्ट, इतना अच्छा माना गया कि ये स्वर्ण तप्त है, क्योंकि इसका कोई उपधातु भी नहीं है आगे, ना इसका कोई मल है। आपको रस का भी मल मिलेगा, रस का मल कफ है, लेकिन इसका मल भी, इसका मल भी नहीं, पित्त का भी मल है। तो मल डॉक्टर साहब हो गया कि मतलब जो उसका बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इतनी कमाल की चीज है, क्योंकि नहीं। अब रक्त का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? पित्त है, राइट। तो अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं मॉडर्न के साथ, अब हम ब्लड के बायो प्रोडक्ट्स क्या देखते हैं? जो यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, ठीक है। अब हम देखते हैं जहां पर हमें लगता है कि इस पेशेंट की जो डिजीज है वो पित्तगत है, मतलब पित्त इसका ज्यादा एग्रीवेट हुआ, इसलिए इसको ये डिजीज है, उसका हम लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में उसका SGOT PT हमें रेज्ड मिलते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट उसका रेज मिलता है, उसका हमें GTT वगैरह जो ये टेस्ट है वो हमें रेज्ड मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अगेन पित्त का गड़बड़ हुआ वहां पर,
फिर हम देखते हैं भाई कारण क्या क्या है पित्त के गड़बड़ के, तो वो चीज़ें हम कहीं ना कहीं उसको कोरिलेट करते हैं। ये बहुत सही था डॉक्टर साहब। दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारी ये पेशकश बहुत अच्छी लगी हो। अगला एपिसोड आ रहा है यहाँ पे, इस टाइप की चीजें बहुत सारी प्लान्ड है इस साल। स्टे ट्यून्ड।